नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी लूना लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई हिंदी की क्लास। जो हमने पहली क्लास की थी उस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे व्यंजन, और व्यंजनों के अंदर हमने पढ़ा था ये 25 व्यंजन तक हम कर चुके। इन 25 व्यंजनों को जो है स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे। तो मैंने बताया था कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी हृदय से हवा उठती है वो कहीं न कहीं रुक करके बाहर निकलती है, और इसको हम समझते हुए यहाँ तक आ गए थे कि प वर्ण जो है इसका उच्चारण करते समय जो हवा है वो होठों को पार कर जाती है, यानी कि प वर्ग जो है हवा को रोकने का प्रयास होठों के द्वारा करता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे हृदय से जो हवा उठती है वो होठों से ही बाहर चली जाती है। और इसके बाद का वर्गीकरण जो इस प्रकार से है, आइए देखते हैं किस प्रकार से है। तो इसके बाद कौन सी लाइन आती है, देखिएगा, ये रे ले वे, ये चार वर्ण जो है इसके बाद आते हैं। इन चार वर्णों को जो है अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। देखिए दोस्तों, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? अंतस्थ का मतलब होता है बीच में स्थित, यानी कि ये जो चारों के चारों व्यंजन हैं ये इनके कहीं कहीं बीच में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हवा होठों से ही बाहर निकल गई तो इनको रोकने का मौका कहीं नहीं मिला और ये इनके बीच में ही स्थित हो जाती है। वो भी हम करेंगे कि कहाँ स्थित होते हैं। इससे पहले अगला वर्ण है वो करते हैं। इसके बाद आता है से है, ये आता है। यहीं तक जो है वो व्यंजन होते हैं हमारे। इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जानते हैं इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इनको ऊष्म व्यंजन कहने का एक ही कारण है कि इनका जब उच्चारण होता है तो हमारे हृदय से उठने वाली हवा रगड़ खा करके इनके साथ इतनी गर्म हो जाती है कि इनका उच्चारण होता है वो विसर के समान जो है वो ध्वनि पैदा करता है, यानी कि इनके उच्चारण में हवा गर्म होने के कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अक्षर ये वर्ण रहते हैं। इन वर्णों को जो है वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके साथ एक और भी होता है, ये होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? दोस्तों, संयुक्त का अर्थ होता है दो को मिलाने से बने व्यंजन, यानी कि इनका जो उच्चारण है या ये जो वर्ण है इनका निर्माण जो होता है वो कई व्यंजन और स्वरों को मिलाने से बनता है, इसलिए इनको जो है वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जानते हैं किन किन वर्णों को मिलाने से ये बनते हैं? देखिएगा, आइएगा, इनकी चर्चा करते हैं। तब तक यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेके रख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक बार फिर से लिखने पड़ेंगे हमें, बट कोई परेशानी नहीं होगी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि चाहे हम टॉपिक को कम पढ़ लें पर जितना पढ़े उसको इस प्रकार से पढ़े कि बीच के अंदर कोई चीज नहीं छूटे या पीछे कुछ भी मैटर न रहे। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़े और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए जानते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होते हैं? देखिएगा, सबसे पहले आता है अक्षर। इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है? देखिएगा, सबसे पहले क वर्ण आता है, हलंत है क। इसके बाद श आता है, ये भी हलंत, और इसके साथ ए जुड़ता है। ये स्वर है क
श, ए, इन तीनों से मिल करके बनने के कारण इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों एक और भी वर्गीकरण इसका कई किताबों में मिलता है, देखिएगा वो कौन सा है। क लिखते हैं, इसके बाद श लगाते हैं। सिर्फ ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। सही होने का कारण ये है कि इसको मैंने हलंत लिखा इसलिए इसको ए लगाया, और इसने पूरा विभाजन न करके ये जो ए है इसके साथ में जोड़ करके यहाँ पे दे दिया, यानी कि इसको हलंत नहीं किया। इसके बाद त्र आता है, वो किससे बनता है? तय रहता है हलंत, इसके बाद रे को हलंत करें और इसके साथ ए जोड़ दें, ये बनता है त्र। या हम यूं कहें तय और रे पूरा भी जोड़ सकते हैं तो भी ये त्र ही बनेगा। इसके बाद ये बनता है, इसका जो उच्चारण हम करते हैं ये इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों याद रखना ये नहीं होता, इसका उच्चारण जो करते हैं जे के समान किया जाता है, जो कि हम बोलने के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा, जय प्लस ये प्लस ए, इन तीनों से मिल करके ये बनता है। या मैं यूं कहूं जय और इसके साथ बिना हलंत का स्वर सहित जो है ये जोड़, इसके साथ मिल करके इसका निर्माण होता है। एक और हमने किया था श्रेय, इसका निर्माण जो होता है से प्लस रे से होता है। या ये भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा लिखना, कोई दो राय नहीं है, दोनों के दोनों तरीके सही है। नोट कर लीजिएगा, ये होता है संयुक्त व्यंजन। संख्या पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप बेझिझक दे दीजिएगा, संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। करके दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है हिंदी की, वो जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वो देखिएगा, टेस्ट दे करके देखिएगा, क्योंकि टेस्ट से हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको याद करने की, कितना हम इसको समझ पाते हैं, वो चीजें सारी की सारी क्लियर जो है वो हो जाती है। तो आप उसका विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब जो सारे के सारे वर्ण है एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है गे है आगे, उसके बाद चे छे जे झे ये है दे है आने ते है दे है ने पे है बे है में। यहां तक लिखा। इसके बाद समझने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो ये वर्ग होता है, ये वे ले 4 जो वर्ण होते हैं वो किस लाइन के अंदर जुड़ते हैं। मैंने कहा था कि होठों से हवा बाहर निकल गई और इनको जुड़ने का जो स्थान है वो यही मिलता है इसके साथ। तो किसके साथ जुड़ते हैं वो देखने के लिए मैंने ये सब दोबारा लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो ये वर्ण है हमारा वो जुड़ता है इस लाइन के साथ, यानी च वर्ग के साथ ये आता है। अगर ये का उच्चारण स्थान पूछे तो जो च का उच्चारण स्थान होता है तालु वो ही ये का रहेगा, यह यहाँ जुड़ता है। इसके बाद रे का पूछे तो ट वर्ग में जुड़ता है, न का पूछे तो त वर्ग में जुड़ता है और इसका उच्चारण स्थान तालु माना जाता है। उसके बाद वे जो आता है वो क्या करता है, इतनी वेट नहीं करता कि वो पे वर्ग के साथ चला जाए, वो फटाफट से जुड़ जाता है और इन दोनों के बीच में रह जाता है, इन दोनों के बीच में ही रह जाता है, यहाँ पे अटक जाता है वे। यानी कि जो वे है वो दांत और होठों के बीच की स्थिति है। ध्यान दीजिएगा,
वह जो है दांत और होठों के बीच की स्थिति है, हवा को रोकने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वह को दंतोष्ठ दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है, वो होता है वह। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो स वाली लाइन थी वो जुड़ता है यहाँ पे स, उसके बाद स और ये स इसके साथ। अब रह गया है क्या करता है? सबसे पहले ही जुड़ जाता है, वो इसके साथ जुड़ता है, इस लाइन के साथ है। कहने का मतलब है का उच्चारण स्थान जो रहेगा कै वर्ग के साथ रहेगा कंठ्य। कै वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कंठ्य है। यहां तक आपको क्लियर होगा। हमने कर लिए कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और व्यंजन लगभग यही तक होते हैं। आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। सारे के सारे व्यंजन जो मैंने 52 बताए थे आपको क्लियर करवा रहा हूं कि 52 कौन से होते हैं। 2 दिन से आपके मन में आशंका रही कि 52 वर्ण कौन से होते हैं, तो चलिए करते हैं 52। इसके बाद अक्षय, तरय, ज्ञ, शरय, ये जो थे अभी अभी हम किया है संयुक्त व्यंजन थे। ये जो थे संयुक्त व्यंजन थे, यहां तक हम कर चुके इसको। ठीक है, आगे समझिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंदर बहुत से वर्ण ऐसे होते हैं, 2 वर्ण आते हैं ऐसे जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ड और घ। ये लिखते हैं। ये दोस्तों हिंदी के वर्ण नहीं हैं, दूसरी भाषा से आए हुए वर्ण हैं। इसीलिए दूसरी भाषा से आने के कारण इसको आगत व्यंजन कहा जाता है। आगत व्यंजन। यदि पूछे आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 2 ही होते हैं। इसका उच्चारण स्थान पूछे या इसका स्थिति पूछे कि कहाँ पर होते हैं, तो ये ड जो लगता है ये यहाँ पे लगता है दोस्तों, इसके बीच में। कई लोग क्या करते हैं कि जो अंग लिखते हैं कै वर्ग का अंतिम उसमें यहाँ 0 को बिंदु लगा देते हैं। ये बिंदु यहाँ नहीं लगता, ये यहाँ लगता है, अंग होता है। अगर यहाँ लगाते हैं तो ये ड की स्थिति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ध होता है, इसकी स्थिति यहाँ पे रहती है। ये आपको समझ में आया होगा। 2 ये हुए, 4 ये है हमारे, और 2 ये हुए। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने 11 जो है वो स्वर पढ़े थे। 11 स्वर ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हम कर चुके 11 स्वर। इसके बाद फिर यहीं पे क्वेश्चन कि 2 जो है वो रह गए स्वर, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ मिलता है हमें, जो वो इस प्रकार से होते हैं, अंग और ए। इसको मैंने स्वर में काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया स्वर में काउंट, वो भी बता देता हूं। ये जो है इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है, इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। और ये दोनों जो है वो अयोग वाहय कहलाते हैं। इसको क्या कहेंगे? अयोग वाहय। ये दोनों ध्वनियां अयोग वाहय ध्वनियां होती है। इसका जो उच्चारण होता है, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं अनुनासिक, अनुस्वार। इनको अनुस्वार कहा जाता है। और इसका जो उच्चारण होता है वो विसर्ग के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण विसर्ग के समान होता है। विसर्ग आप जानते होंगे, ये होता है जिस प्रकार से, इस प्रकार से किसी शब्द के अंत में ये लगा होता है। जैसे एग्जांपल ले तो अतः लिखते हैं, और अतः के लास्ट में ये लगता है, अह के समान इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है? अह के समान इसका उच्चारण जो है वो रहता है। ये होते हैं अयोग वाहय ध्वनियां 2। ठीक है, तो 2 हो गई ये हमारी अयोग वाहय ध्वनियां। 2 यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्लियर है? कै वर्ग आया, च वर्ग आया। कै वर्ग को कंठ्य हम कहते हैं, हम पहले कर चुके, मेरे द्वारा नहीं लिखा इसीलिए। इसके बाद च वर्ग आया, च के साथ में य और श भी जुड़ता है।
ये भी है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इसकी संख्या देख लीजिएगा आप। मैंने आपको संख्या दिखाने के लिए, ये फिर से समझाने के लिए लिखा था, तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। थोड़ी सी इंडेक्स बनाएंगे और उसमें आपको सारी चीज जो है क्लियर हो जाएगी। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने किए थे? 25 किए थे। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 थी। इसके बाद हमने किया था अंतस्थ व्यंजन, वो कितने किए थे? अंतस्थ व्यंजन देखिएगा 1 2 3 4, हमने 4 किए थे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद ऊष्म व्यंजन किए थे। ऊष्म व्यंजन अर्थ मैंने बता दिया, ऊष्म का अर्थ गर्म हवा होता है। ऊष्म व्यंजन वो कितने किए थे? 4 ही ऊष्म व्यंजन किए थे। इसके बाद संयुक्त व्यंजन किए थे। संयुक्त व्यंजन कितने किए थे? 4 ये किए थे। इसके बाद और कौन से किए थे? जल्दी जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वो जो किए थे अयोग वाहय, अयोग वाहय ध्वनियां थी, वो स्वर थे। ऐसे जिसका निर्माण हुआ था उसकी संख्या थी 2। इसके बाद स्वर किए थे हमने, वो थी 11। दोस्तों काउंट कीजिएगा इनको। इनकी संख्या जो है 25 होगी। माफी चाहूंगा, 25 के साथ इसमें 2 रह गए। इसके बाद 2 द्विगुणीय आगत व्यंजन जो है ये है ड और ढ, इसमें हमने काउंट नहीं किया। ड और ढ वो रहते हैं आगत व्यंजन, इनको कहा जाता है, या इसको द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है, या इसको ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात भी कहा जाता है। 2 इसकी संख्या जुड़ी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 52 के 52 जो है वर्ण थे हिंदी के अंदर, जो हमने कर लिए थे। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। इसके बाद जो वर्गीकरण आता है वो आता है हमारा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा है? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण, माफी चाहूंगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। और उसमें कौन कौन से व्यंजन रखे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्वर तंत्री में कंपन से ये मतलब है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र जो होता है उसमें कंपन होता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और वो वर्गीकरण है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है अघोष व्यंजन। कौन सा आता है? अघोष व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता,
मैंने बताया था कंपन होता है, पर कई वर्ण ऐसे भी है जिनके उच्चारण करने में कंपन जो है वो नहीं होता, कोई गर्जना नहीं होती, कोई वर्ण गूंजता नहीं है। वो कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं, यानी कि बिना गर्जना वाले, इसको हम ये कह सकते हैं बिना गर्जना वाले या बिना गूंज वाले, बिना गूंज वाले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व पहला व्यंजन। और मैं आपको बता दूं कि वर्ग कहां तक बनाए थे हमने, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ही वर्ग मानना है, इसके बाद वर्ग जो है वो नहीं मानना है। ध्यान दीजिएगा, क से लेकर के जो है प वर्ग तक का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, क वर्ग से लेंगे तो क और ख दो आ जाएंगे, उसके बाद च वर्ग से लेंगे तो च और छ आ जाएंगे, उसके बाद ट वर्ग से लेंगे ट और ठ आ जाएंगे, इसके बाद ट वर्ग से लेंगे त और थ आ जाएंगे, इसके बाद प वर्ग से लेंगे प और थ आ जाएंगे। इसके बाद साथ में इसके जुड़ते हैं तीनों के तीनों से। कौन से? श, और स। ये जो होते हैं ये होते हैं अघोष व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और वर्ग जो है हमने ये 5 ही बनाने हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग के दो व्यंजन, पहला और दूसरा। 5 वर्ग के जब दो व्यंजन लेंगे तो इनकी संख्या 10 हो जाएगी, और इनके साथ में जुड़ते हैं 3 से, यानी कि इनकी कुल संख्या पूछे तो 13 होती है। ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है, ये इसकी संख्या है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चीज हम कर रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया था और अंत तक हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कि इसकी एक क्लास और रहेगी, लगभग मेरे हिसाब से 1 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा इनको, क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ा कम पढ़े पर अच्छे से पढ़े तो सारा चीज क्लियर होगा। तो हमने अघोष व्यंजन तक कर लिया है, इसका एक पार्ट और रह रहा है जो सघोष व्यंजन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं तक। पीडीएफ फाइल का मैं बार बार बता चुका आपको हर वीडियो में, वहां से डाउनलोड कीजिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।